Yeah. Good evening, everyone. Jai Shri Krishna. So, in last class, we have started some how to make menus. कैसे प्लान करते हैं. Okay. So, अभी 1 or 2 minutes और वेट कर रहे थे. Some more students are able to join. Okay. So, um, लास्ट टाइम जो हमने मेन्यू प्लानिंग डिस्कस किया था वो साउथ इंडियन मेन्यू डिस्कस किया था एंड नाउ नॉर्थ इंडियन डिस्कस करते हैं. तो जनरली ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं. तो देयर हैव रिटन सम पोटैटो पराठा, ग्राउंड नट एंड व्हीट फ्लोर. तो ग्राउंड नट का चटनीज एंड ऑल ये ऐड कर सकते हैं. व्हीट फ्लोर रहता है पराठे के साथ एंड पोटैटो इज स्टफिंग. So fat tea, milk sugar, fruit sugar. This is a sample menu, but it is not a recommended menu. You can modify this according to patient need. Okay, so you can skip that tea part, or you can um, separate this fruit from breakfast, and you can give it in some other meal like mid morning meal. As I don't recommend this kind of menu planning, so I give fruits separately after breakfast to my patients. So the recommendation is to take fruits separately, like उसको सीरियल आइटम के साथ नहीं खाना है ताकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो. ओके. सो यहाँ पे लंच में दिया हुआ है बाजरा रोटी, दाल, फिश, चटनी, vegetable, breads, plain curds. ओके. सो बाजरा रोटी इज ओके. कोई भी मिलेट खाने से अच्छा होगा, या फिर कोई और सीरियल आइटम खा सकते हैं जो उनके लोकेलिटी में है. सेकंड इज दाल. दाल इज फ्रॉम प्रोटीन थिंग. सो प्रोटीन का हम और भी सोर्सेज दे सकते हैं, दाल और कर्ड और चना और पनीर. तो इसमें से कोई भी ऑप्शन. इफ पेशेंट इज नॉन वेजिटेरियन ही कैन टेक egg white or non-veg. Okay. Then third part is chutneys. तो चटनीज में मोस्टली हम लीफी वेजिटेबल ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक कोरिएंडर चटनी एंड फ्लाक्स सीड चटनी. इस तरह की चटनीज ऐड कर सकते हैं. तो वहाँ पे जो हमें वेजिटेबल से जनरली नहीं मिल रही वो आ जाएगा. देन वन थिंग शुड बी फ्रॉम वेजिटेबल पार्ट. कुछ भी एक सब्जी में से पोर्शन होना चाहिए. एंड लास्ट इज रिटन अबाउट प्लेन कर्ड. सो प्लेन कर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं दाल से, बिकॉज ये प्रोटीन पार्ट है. ओके. सो नेक्स्ट मील है यहाँ पे स्नैक्स. स्नैक्स में
आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस. थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एआई इशू आ रहा है इसमें. अगेन आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस. ईजी होगा आप लोग को समझने में. आई एम शेयरिंग एंटायर स्क्रीन ऑफ माई. प्रॉब्लम थोड़ा सा आप इस तरह से भी देख सकते हैं. सो मैं एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ. एआई समटाइम्स हेल्प्स, बट या मुझे ये ट्रबल कर रहा है. It is not allowing me to share this. बस कुछ एआई असिस्टेंस खुला हुआ है. ओके. देन इवनिंग मील शुड बी इवनिंग स्नैक्स. तो यहाँ पे मेंशन है, आप पेज नंबर इसमें देखिए 16, पेज नंबर 16 पेपर 2. ठीक है. तो यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में दिया है टी, मिल्क, शुगर, मसाला रोटी, व्हीट फ्लोर, ग्राउंडनट. तो यहाँ पे आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ दीज थिंग्स. आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स यू कैन टेक मिल्क, है ना. टी नहीं लेना है इवनिंग में, उसकी जगह में मिल्क ले सकते हैं विदाउट शुगर. साथ में कुछ मखानास ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, या फिर सबको रिप्लेस करके सत्तू वाटर ले सकते हैं. रोस्टेड चना पाउडर को वाटर में मिक्स करके या मिल्क में मिक्स करके लिया जा सकता है. इट इज रिकमेंडेड. और स्प्राउट्स ले सकते हैं. एंड जो चना मसाला एंड ऑल होता है, चना के साथ आप लाइक सैलड ऐड ऑन करके खीरा, टमाटर, लेमन, इनको ऐड करके आप एज अ स्नैक ले सकते हैं. एंड चना जो है इट शुड बी स्प्राउटेड. तो इसका क्या होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. जो भी प्रोटीन है वो इजीली अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट इज डिनर. डिनर में प्लेन राइस दिया हुआ है, दाल, वेजिटेबल एंड बटर मिल्क. ओके. तो यहाँ पे राइस का सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए बिकॉज ये नॉर्थ इंडियन फूड है. तो नॉर्थ इंडियन में प्लेन राइस की जगह रोटी भी खाई जाती है. तो प्लेन राइस ऑब्लिक रोटी ऑब्लिक दलिया दिया जा सकता है, या एनी मिलेट दिया जा सकता है. लाइक कुछ एरियाज में कुछ स्पेसिफिक मिलेट खाते हैं, लाइक कोडो खाते हैं, कहीं किनोवा खाते हैं. तो जहाँ पे वेट लॉस करना है वहाँ किनोवा मेंशन कर सकते हैं, या दलिया मेंशन कर सकता है, व्हीट दलिया. तो कोई भी एक सीरियल आइटम डिनर में होना चाहिए. Then next item is from protein. So here is mentioned मसूर दाल, टमाटो, फैट, एक मिक्स करके ये कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है. Then वेजिटेबल में amaranth, potato, onion, tomato, this combination दिया हुआ है. You can mention dry just as mixed vegetable you can write. Okay. Then नेक्स्ट इज बटर मिल्क. बटर मिल्क की जगह आप कर्ड या फिर छेना दे सकते हैं, तो वो बेटर होगा. देन एक और मील होना चाहिए बेड टाइम, दैट शुड बी मिल्क, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है. ओके. देन न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं. द प्लान ऑफ द एनेमिक pregnant lady from a lower socioeconomic level and doing moderate level of work. Hence, selection of food is made accordingly. Among cereal, along with rice, wheat, whole wheat flour, some amount of bajra is also incorporated in fulfill the iron requirement. So bajra is rich in iron. And कोई भी मिलेट जो होता है वो होल होता है, तो जनरली वो आयरन एंड विटामिन बी से ज़्यादा रिच होता है कंपेयर टू आटा एंड फ्लोर कोई भी. So there is also an accommodation made of nuts.
ग्राउंड नट बीइंग चीप, क्योंकि हर कोई आलमंड्स एंड बाकी नट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो लोअर इकोनॉमिक क्लासेस हैं उनको हम ग्राउंड नट भी अलाउ कर सकते हैं टू मीट हर एनर्जी रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विथ कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन। ओके, सो एंड यहाँ पे जो नट्स पार्ट है वहाँ पे कोकोनट, ड्राई कोकोनट भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिच, इट इज़ वेरी रिच इन एमसीटी, तो वो काफ़ी हेल्प करता है प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चे की ग्रोथ में, और उसका मसल रिटार्डेशन नहीं होने देता। Then milk is very important for her condition, as milk is very good source of calcium which is required in highest quantity. So mother को लड्डू एंड ऑल खिलाने से बेटर है मिल्क देना, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर लड्डूज होते हैं, बेसन के लड्डू, इसके लड्डू, कुछ भी, तो उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फैट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि मदर का वेट बढ़ जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलता। फैट की क्वांटिटी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है आपका डेली का खाना से, बिकॉज जनरली जो खाना बनता है वो 30 ग्राम तो चला जाता है आराम से फैट, जो नॉर्मल कुकिंग होती है, एंड बीच बीच में क्रेविंग्स भी होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, वो फैट अपना फुलफिल कर लेती है। रह जाता है उनका प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन एंड आयरन, दो चीज़ें जनरली लैकिंग रह जाती हैं, तो उसके लिए मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स। वहाँ से फैट तो आ ही रहा है, मिक्स है, उसके साथ 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 प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है। आयरन उससे नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह लीफी वेजिटेबल हो गया, या फिर लोटस स्टेम हो गया, इसको इंक्लूड करना चाहिए, या ड्रम स्टिक लीव्स हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, इसको किसी भी तरह अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके, सो ये जो डिफिशिएंट है कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें, ये जो मैंने ऑप्शंस बोले, ये जो सोर्सेस बोले, इससे इजीली फुलफिल हो जाएगा। So in flesh, dry fish has been incorporated, which is cheaper than other fish foods, and at the same time, the best source of iron, calcium, which are basic requirement of pregnant women. That there is a need of give good amount of fruits and vegetable in the diet. ओके, मिनरल्स एंड विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ये भी ज़रूरी है, तो इसको कंप्लीट करेगा फ्रूट पार्ट, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर मिड मॉर्निंग मील में फ्रूट्स होना चाहिए। देन एज अ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज लो, अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होगा तो ये जनरली मिस हो सकता है। हेयर केयर हैज टेकन टू गिव हर फ्रूट्स वेजिटेबल विच आर चीपर येट एज गुड सोर्स ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट, तो दूसरे सोर्सेज के थ्रू जो चीपर फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, तो उनके थ्रू देना पड़ेगा। देन प्लानिंग ऑफ लो कॉस्ट मेन्यू, लो कॉस्ट मेन्यू कैसा हो सकता है, तो इसमें जनरली जो आइटम्स हैं वो हो सकते हैं, पीनट ऐड ऑन होगा, क्योंकि पीनट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फैट, प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का, तो कुछ भी है, पीनट लड्डू आप दे सकते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को, जो जनरली लीन एंड थिन रहते हैं, जिनके बॉडी में स्टोरेज नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ें मैंने बोला, रिकमेंड किया। चिक्की जो होती है, गुड़ की चिक्की, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड पॉरेज गुड ऑप्शन है, जो खिचड़ी होती है डिफरेंट अनाज की, बाजरे की, दलिया की खिचड़ी जो होती है, उसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। एंड पफ्ड राइस, जो मूरी बोलते हैं, मूरी हो गया, मुरमुरे बोलते हैं उसको, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो इजीली चीपर होता है और इजीली मिल जाता है। तो लो सोशो इकोनॉमिक जो पूरी तरह से लाइक अवेलेबिलिटी नहीं है जिनके पास, तो उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। सो guava is served as breakfast containing rice flakes. Vitamin C in guava will help the absorption of iron. So here is written
कि जहाँ पे विटामिन सी है उसको जहाँ पे आयरन हम खा रहे हैं वहाँ पे विटामिन सी साथ में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब गुआवा के साथ जनरली राइस फ्लेक्स यहाँ मेंशन है, तो जनरली राइस फ्लेक्स लोग नहीं खाते गुआवा के साथ, तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, वी कैन ऐड सम लेमन गुआवा के ऊपर डाल के, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आयरन के साथ लाइक गुआवा इज रिच इन विटामिन सी एंड लेमन इज ऑल्सो विटामिन सी, तो हम आयरन का जो ऑप्शन है जैसे सत्तू वाटर, तो सत्तू में आयरन अच्छी मात्रा में है, जो चने की चीजें हैं उसमें आयरन अच्छी मात्रा में है, तो यहाँ पे हम लेमन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रागी इज गिवन विच इज सप्लाई कैल्शियम। सो रागी ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए, और इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। रागी फ्लोर सुपरमार्केट्स में एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको रागी मिलेट मिलता है तो दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव इन सम स्टेट्स। देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फूड ग्रुप एट द बोथ लंच एंड डिनर। यहाँ पे बताया सारे फूड ग्रुप आ रहे हैं जो मेन्यू हमने पढ़ी, तो और जो मैंने बताई थोड़ा मॉडिफाई करके, तो इससे हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि सारे ग्रुप्स में से आना चाहिए, लाइक सीरियल भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए, एंड प्रोटीन की भी चीज़ें होनी चाहिए, तो हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल हर ग्रुप से आपका मेन्यू में होना चाहिए। So in page number 18 there is RDI for Indian adults. So यहाँ पे मेंशन है एनर्जी किलो कैलोरीज में कितनी होनी चाहिए फॉर एडल्ट मैन, दैट इज 2400 किलो कैलोरीज, एंड वुमेन के लिए 1900। ओके, सो प्रोटीन शुड बी 55 एंड वुमेन के लिए 45। कैल्शियम इज 400 to 500 माइक्रोग्राम, एंड वुमेन के लिए सेम है, कैल्शियम सेम होगा दोनों के लिए ऑलमोस्ट। आयरन मेन में कम ज़रूरत रहती है, वुमेन में ज़्यादा रहती है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी भी दोनों में बराबर रहेगा। थायमीन, जो विटामिन है वो दोनों में सेम रहेंगे, उसमें डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं इसके लिए। मगर इफ मेल पर्सन इज लेस एक्टिव देन फीमेल, तो फिर वहाँ पे हम कैलोरी कट डाउन करेंगे। इट इज़ इन जनरल थिंग, ऐसा माना जाता है इन जनरली उसके हिसाब, बट अगर पेशेंट सामने से आता है तो हमको उसके बॉडी के हिसाब से ही डाइट प्लान करना है, ना कि जो माना जाता है एक एवरेज के लिए। सो एक टेबल है पेज नंबर 22 में, इसमें बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट, सेकेंडरी, मॉडरेट, हैवी तीनों के हिसाब से, नंबर ऑफ पोर्शन के हिसाब से। ओके, सो सीरियल एंड मिलेट्स दिया गया है 30 ग्राम्स, एंड देर इज मेन का 14, वुमेन का 10, दैट इज दीज आर पोर्शंस, कितने पोर्शंस जाएंगे। सेडेंट्री मैन का 14, सेडेंट्री वुमेन का 10, मॉडरेट का 16 एंड मॉडरेट वुमेन का 12। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है पोर्शन, कितना पोर्शन बढ़ता जाएगा। सो
मिल्क दिया गया है 100 ml, तो 100 ml दिया गया है मेन के लिए 3, यानी कि 300 ml मेन को जाएगा, एसिडेंट मेन को, एंड फीमेल को भी सेम, सबको मिल्क सेम ही जा रहा है बिकॉज प्रोटीन चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जितना ज़्यादा हैवी वर्कर हो या सेडेंटरी वर्कर हो, प्रोटीन सेम ही रहता है बिकॉज प्रोटीन डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट। सो लीफी वेजिटेबल मस्ट बी, यहाँ पे मेंशन है कि वेजिटेबल हम जनरली खाते हैं ना एक कटोरी, लेकिन वेजिटेबल हमेशा दो बाउल में होना चाहिए। एक लीफी भी होना चाहिए और एक अदर वेजिटेबल भी होना चाहिए, बिकॉज दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग रहता है। और लीफी वेजिटेबल में जो रिच रहता है वो जनरली अदर वेजिटेबल में नहीं रहता है। अदर वेजिटेबल में आपका आ गया लौकी, तोरई एंड बॉटल गार्ड जो लौकी हो गया, ये सब चीज़ें आती है, करेला, तो ये सब अदर वेजिटेबल में आती है। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जो पत्ते वाली सब्जियां हैं सिर्फ वही आती हैं। तो पत्ते वाली सब्जियों का न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, काफ़ी रिच होती हैं वो आयरन में, कैल्शियम में, विटामिन सी में। तो इसको ज़रूर डाइट में लेना चाहिए। एंड अदर वेजिटेबल का एक जो ग्रुप होता है उसमें जनरली पोटाशियम रहता है एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है, फाइबर रहता है, तो ये चीज़ में रिच होती है। देन फ्रूट मेंशन है ओनली 100 ग्राम, इट इज़ मिनिमम अमाउंट, वी कैन इंक्रीज दिस टू 250 ग्राम। यहाँ पे शुगर मेंशन है 5, देन इट इज़ सो हाई। सो अलग से जो शुगर है वो खाने की ज़रूरत नहीं है। देन फैट्स एंड ऑयल 5 ml, तो यहाँ पे मेंशन है मेल के लिए 4 सर्विंग, यानी 5 4 20 एक, जो कम काम करते हैं दिन भर बैठ के, जो ऑफिस वर्क हाउस वाइफ्स होती हैं उनको भी हम सेडेंटरी में ही लेते हैं, जिनके पास हाउस हेल्पर्स होते हैं तो उनको हम सेडेंटरी में काम करेंगे। जो घर का काम सारा खुद करती हैं उनको हम मॉडरेट में लेते हैं। तो एक जो हाउसवाइफ होती हैं और ऑफिस वर्कर्स होते हैं, फीमेल मेल, दोनों केस में 20 ml ऑयल रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, देन मॉडरेट जो ज़्यादा काम करते हैं तो उसको उसमें 25 दिया गया है, एंड हेवी वर्कर का 11 सर्विंग दिया गया है, यानी कि 55 ml। तो 50 ml तक वो खा सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो एनर्जी बहुत बर्न कर रहे हैं, तो वो उतना फैट आराम से लाइक यूज़ कर पाएंगे डेली के काम में, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो जो राइस एंड रोटी है उससे कई बार कंप्लीट ज़्यादा बल्की हो जाएगा फूड क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे फैट ज़्यादा होने से इजी हो जाएगा। तो इन जनरली जो रिच खाना खाते हैं घरों में, फ्राइड खाना खाते हैं या फिर ग्रेवीज वाली सब्जियां जहाँ बनती हैं, तो उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40 ml जैसा होता है, वो दे टेक 40 ml पर डे। वो ज़्यादा होता है तो उसको रिड्यूस करके 20 ml करना है। एंड हेवी के केस में वो लोग जनरली उतना ही खाते हैं, 40 जैसा ही खाते हैं, तो वो उतना, इसीलिए वो लीन एंड थिन होते हैं जो हेवी वर्क करते हैं। उनको ज़्यादा ज़्यादा ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। बेसिकली मंत्रा इज दैट कि आप जितना खा रहे हैं उतना खर्च नहीं करना है, नहीं तो वो बॉडी में स्टोर होगा एंड आपका वेट पुट ऑन होगा। और अगर आपको वेट कम करना है तो आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खर्च करना होगा, तो फिर जो कैलोरी है वो माइनस में जाएगा एंड आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड है
है वो यूज होगा. So, nutrition and diet for special condition like infancy, childhood, adolescence, pregnancy, lactation and old age, इन सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, इन सबका अलग अलग डिमांड है एंड उनके हिसाब से डाइट प्लानिंग होती है. एडल्ट बिल्कुल अलग होता है, इनकी बिल्कुल अलग होती है. So, after they will be able to describe normal road to the life cycle of infancy to old age. तो कैसे कैसे changes होते हैं और कैसे कैसे demand change होती है. So we shall learn about production through the life cycle, that is nutrition of infancy. Infancy मतलब 0 to 1 year. ये जो duration है वो infant कहलाते हैं ये बच्चे. चाइल्डहुड आफ्टर दैट एंड एडोलेसेंट हो गया आपका 12 to 18, इसको हम एडोलेसेंट एज में, इनको हम चाइल्डहुड मानते हैं. देन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ओल्ड एज, इन सबकी डिमांड डिफरेंट है. We shall study about the typical characteristic of each period and how they affect the growth and development of the individual. We shall also learn the all we shall also learn to apply basic principles of meal planning while keeping in mind the various consideration and guidelines specific to the life stage. So, through this unit, how important nutrition is from conception to old age and individual total life. So, every body size, body type, age and special condition से हमारा जो डिमांड है वो चेंज हुआ है. एंड जो स्पेशल कंडीशन है उसमें भी हर बॉडी का अलग अलग डिमांड है. क्लास पहले क्या है, जो माँ के पेट आया तो उस टाइम क्या बर्थ लेके पैदा हुआ है, तो इस पे भी चेंजेस आते हैं. And why it is important to maintain optimum body weight and nutritional status, because अगर किसी न्यूट्रिशन कोई भी न्यूट्रिएंट में अगर वो लैकिंग होगा तो कोई एक बीमारी हो सकती है, कोई एक हार्मोन कम रिलीज हो सकता है एंड कोई इन्फेक्शन लग सकता है इजीली. तो ये सब चीज़ें इफेक्ट ना हो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम अपना बॉडी वेट मेंटेन करना होता है और एक न्यूट्रिशनल स्टेटस बना के रखना होता है. तो इसके लिए पैरामीटर्स हैं जो हम चेक करते हैं ईयरली, लाइक ब्लड टेस्ट एंड ऑल. तो इसमें हमें पता चलता है पेशेंट का सब कुछ कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है एंड प्रेशर कैसा है एंड टीएमटी कैसा है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस जान पाते हैं और उसके हिसाब से हम चेंज कर पाते हैं. So I'm going to share about TMT thing. So it is a ट्रेडमिल टेस्ट. ये एक टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को ट्रेडमिल में चलाया जाता है और उससे उसकी हार्ट रेट का उस टाइम उस ड्यूरेशन में कैसी रही उसका चेक करते हैं. ओके. तो अगर पेशेंट का कोई भी ब्लॉकेज है तो उसमें वहाँ पे टीएमटी पॉजिटिव दिखाएगा, यानी कि उसका कहीं पे बॉडी में ब्लॉकेज है. लेकिन समटाइम्स ये रिपोर्ट फॉल्स भी हो सकती है. अगर वहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उस पेशेंट का कहीं ब्लॉकेज है ही, उसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है. जैसे कि अगर पेशेंट का इको नॉर्मल है, उसका जो हार्ट का मतलब रेस्ट पोजीशन में जो टेस्ट हुआ है हार्ट का रेट का, तो वो अगर नॉर्मल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, वो लाइक नॉर्मल रिदम है, फिर भी अगर टीएमटी में गड़बड़ आ रहा है तो या तो रीचेक करेंगे या फिर उसका मेंटल स्टेटस चेक करेंगे. अगर पेशेंट स्ट्रेस में है उस ड्यूरेशन में कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा भी चीज़ें होती हैं. तो उस ड्यूरेशन में अगर उस उतनी देर के लिए अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो फिर भी उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा.
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट का ब्लॉकेज है। एक रीसेंट केस हुआ था अभी, तो उस केस में आई जस्ट डिटेक्ट, डॉक्टर ने बोला कि आप सीटी भी कराओ, तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन जब पेशेंट से काउंसलिंग हुई, मेरी बात हुई, तो आई सजेस्ट कि आप फिर से टीएमटी कराइए, क्योंकि द पेशेंट वाज वेरी ओवर कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, कि उनको कुछ हो जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा। उनको हमेशा ऐसा मेंटेलिटी रहता है कि आजकल जो इतने हार्ट अटैक के केसेस देख देख के उनको लगता है कुछ तो हो गया है बॉडी के अंदर, कुछ तो हो सकता है। तो इस वजह से उनकी स्ट्रेस, सारे रिपोर्ट्स, ऑल टेस्ट वाज नॉर्मल, लेकिन उनका टीएमटी गड़बड़ आया था, वो पॉजिटिव आया था, तो उनको लगा कुछ ब्लॉकेज है। तो जब उनसे बात किया, मैंने काउंसलिंग की, तो समझ में आया कि वो स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है। तो आई सजेस्ट फिर से टीएमटी कराइए, बिकॉज टीएमटी करने में कोई बॉडी का हार्म नहीं होता। लेकिन आप सीटी करते हैं या फिर एमआरआई करते हैं, तो इसमें रेज होती हैं, तो ये बॉडी को हार्म करती है, आपके लीवर को हार्म करती है, किडनी को हार्म करती हैं, तो ये आपको बार बार कराना उतना रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर जब दोबारा उनको काम किया गया, दोबारा मैंने कुछ दिन बाद उनको सजेस्ट किया, नाउ उनका टीएमटी नॉर्मल आया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेस्ट में आपका पॉजिटिव आए, लेकिन कुछ रीज़न से आपको वहाँ पे फॉल्स भी रिपोर्ट आती है, तो कई बार इसको भी पकड़ना होता है। तो टीएमटी में शायद वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, एंड सिर्फ टेक्नीशियन ने किया था, तो शायद उन्हें समझ में नहीं आया। एंड फिर से जब उन्होंने दोबारा कराया, तो फिर उसमें नॉर्मल आया, बिकॉज उस टाइम वो काम थे। तो ज़रूरी नहीं कि हर रिपोर्ट्स में अगर कुछ आ रहा है, तो कहीं की रिपोर्ट में थोड़ा, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ है ही, तो हम जो हार्ट से रिलेटेड है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। सो दिस वाज केस स्टडी काइंड ऑफ। तो आपको, हर किसी को एटलीस्ट आफ्टर 30 और 25 एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो और एंड हम चेक रखते हैं, अगर कुछ बढ़ा हुआ है ट्राइग्लिसराइड या फिर एचडीएल कम है, तो फिर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और हमें कुछ सीवियर बीमारी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। एंड बिकॉज पेशेंट वाज फ्रॉम लॉन्ग टाइम अंडर माय कंसल्टेशन, वो काफ़ी पहले से डाइट पे थे, तो उनका सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। विद इन 1 ईयर वो सब कुछ नॉर्मल कर चुके थे। तो टीएम की पॉजिटिव आना थोड़ा डाउटफुल था, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप फिर से एक बार टीएम की कराए। Now, health monitoring. Infections are a major cause of malnutrition in children. For many of the preventable early childhood disease like infection, अभी कोविड के बारे में जैसे सुनने में आ रहा है, इसमें जस्ट आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनटेक आपको ऑप्टिमम रखना है, एवरीडे बेसिस पे रखना है, जिससे आपका इम्यून अच्छा रहे। ओके। और अगर कोई आपके सराउंडिंग में कोई साथ में क्रोनिक डिजीज के साथ है, कोई डायबिटिक है या फिर हार्ट पेशेंट है, तो उनकी जो स्पेशलाइज्ड डाइट होती है वो ज़रूर फॉलो होना चाहिए, जिससे उनका प्रेशर नॉर्मल रहे, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। ओके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। So, infection are major cause of malnutrition in children. For many of the preventable early childhood disease, vaccines are now available so that these disease of early childhood can be prevented, providing a better opportunity for normal growth. Also known as childhood immunization schedule, these schedule must be adhered to strictly. Malnutrition, high infection rate, complete immunization, and poor diarrhea management are major cause of high infant mortality rate. What is IMR? Infant mortality rate, जो बच्चे बचपन में ही जो बच्चे की डेथ हो जाती है, लाइक
1 साल के अंदर ही, तो जनरली उसमें डायरिया एक बड़ा रीज़न हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, इसकी कमी से, किसी न्यूट्रिशन की कमी से उसकी डेथ हो गई। सो use of ORS and ensuring complete immunization schedule has been able to reduce mortality rate considerably. तो इम्यूनाइजेशन को ज़रूर टाइम टू टाइम देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी को इम्यून बनाती है। अगर कोई बीमारी आ रही है तो वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में आती है, लेकिन पहले से उस बीमारी का लाइक कोई छोटा सा कह सकते हैं एक माइक्रोब काइंड ऑफ छोटा सा बॉडी में उसका सैंपल डाला जाता है, जिससे बॉडी को अवेयर किया जाता है कि आप इससे फाइट करें। तो वो क्योंकि काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी छोटे अमाउंट में डाला जाता है, तो बॉडी उसके लिए रेडी हो जाती है, फाइट करती है, और जब असली में जब इन्फेक्शन लगता है तब वो बीमारी नहीं होती। इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़ा हेल्पफुल थिंग है साइंस का, जो हर बच्चे को टाइम टू टाइम देना ज़रूरी होता है, इससे बॉडी में कोई हार्म नहीं होता। देन द nutritional requirement of infants are met by exclusive breastfeeding until 6 months, after which it is imperative to introduce complementary feeding. तो here is mention कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मिल्क देना है, ना ही पानी, ना ही खाना, ना ही नहीं देना होता है, ना ही ग्राइप वाटर एंड ऑल। तो these are not recommended. मगर आप अगर बाहर की चीज़ें पहले से दे रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें सेटल आउट करने के लिए ये ग्राइप वाटर एंड ऑल देना पड़ता है, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं होती। Energy requirement of infant are based on the energy intake through breast milk by infant of well nourished mother. मदर का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उनको वैरायटी ऑफ फूड खिलाना ज़रूरी है। अगर मदर स्किनी होगी तो बच्चा भी स्किनी होगा, पतला दुबला होगा। Protein allowance of infant should meet both growth and maintenance requirement, क्योंकि बच्चा बढ़ भी रहा है और जो बॉडी ऑलरेडी जो साइज है उसका भी मेंटेनेंस करना है, क्योंकि एवरीडे सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो उसको भी मेंटेन करना है। प्रोटीन अलाउंस आर कंप्यूटेड फ्रॉम द प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय healthy infant growing normally. In case of infants beyond 6 months, breast milk alone cannot satisfy protein needs. तो after 6 month उतना मिल्क से नहीं होगा, उसका जो प्रोटीन है, उसका जो कार्ब्स है, वो सफिशिएंट नहीं होता, तो हमें फिर सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ता है। जो भी मदर फादर के घर में खाया जाता है, जनरली वो चीज़ें ग्रेजुअली स्टार्ट करनी होती है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट किया जाता है वो सबसे इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें दी जाती हैं, जैसे राइस वाटर, उसके बाद दाल वाटर, मैश्ड पोटैटो, ये सबसे इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें होती हैं। फिर ग्रेजुअली चीज़ें एक एक करके बढ़ाई जाती हैं। 9 मंथ से वीट की चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं एंड एग्स स्टार्ट किए जा सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर फ्लैश स्टार्ट किया जा सकता है। तो ग्रेजुअली चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, और जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसमें उसको 3 डेज तक फिर रिपीट नहीं करना होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो समझ में आता है कि अच्छा ये नई चीज़ खिलाई गई थी, इस वजह से हुआ। अगर कुछ एलर्जी हुई या कोई भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अगर रोज़ बार बार दे रहे हैं तो फिर बॉडी और इरिटेट होगी। तो 1 टाइम दे के 3 डेज स्टॉप करना है, देन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। So, adequately breast fed infants receive nearly 30 gram fat per day.
जो छोटा सा बच्चा होता है उसको 30 ग्राम फैट मिल जाता है मिल्क से, मदर मिल्क से, of which 10% is linoleic acid and 1% is linolenic acid. Okay, so breast milk thus suffices the need of EFA essential fatty acids को complete कर देता है breast milk for infants, which is about 6%. Human breast milk is superior to other milk of its long chain and 6 PUFA content that are biologically more potent. तो जो पोटेंशियल है मदर मिल्क का, ह्यूमन मिल्क का, वो एनिमल जो दूसरे हैं काउ, गोट एंड ऑल, इनसे काफ़ी अच्छा होता है और सुपीरियर होता है. तो जो सुटेबल मिल्क है दैट इज ह्यूमन मिल्क. जो गुड फैट्स हैं वो ह्यूमन मिल्क में सबसे अच्छे होते हैं, ऑप्टिमम होते हैं. सो कैल्शियम कैसा है? द कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ अ यंग इन्फेंट आर कंपाउंड फ्रॉम द कैल्शियम कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इनटेक. अप टू 6 months ऑफ लाइफ 300 mg कैल्शियम इनटेक इज एडिक्वेट. मतलब 6 महीने तक 300 ग्राम कैल्शियम चाहिए. Okay, ICMR in 1990 recommended 500 mg of calcium daily during the entire period of infancy. So 300 जनरली मिलता है और 90 में recommend किया गया था 500 mg कैल्शियम और entire period of infancy. लाइक एक साल तक 500 mg recommend किया गया है डेली बेसिस पे. देन फॉस्फोरस, बोन्स में फॉस्फोरस भी लगता है, कैल्शियम भी लगता है. तो फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट आर लिंक्ड टू द कैल्शियम इनटेक एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ दीज मिनरल इज ऑलमोस्ट इक्वल. So, however, in all ages group, calcium phosphorus ratio should be 1:1, except infancy when 1:1.5 is recommended. तो बड़े होने के बाद तो बराबर चाहिए कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों. ओके, लेकिन जब बच्चे इन्फेंसी में होते हैं तो कैल्शियम 1 और उसके कंपैरिजन में जो फॉस्फोरस है दैट इज 1:1.5. लाइक अगर बच्चे को 500 mg बोला गया है कैल्शियम, तो ये मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो जाएगा. ओके, सो फॉस्फोरस इन्फेंसी में ज़्यादा चाहिए. And iron, in first 2 weeks of life, the hemoglobin falls to normal level of 11 to 12 gram per day, as against 17 to 23 gram per DL एट बर्थ. बर्थ के टाइम बच्चे का हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके, लेकिन ग्रेजुअली वो गिरता है, कम होता है, बिकॉज क्योंकि उसको सप्लाई नहीं आ रहा है बाहर से. अब जो पेट में ब्लड के थ्रू मिल रहा था वो मिल रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब जो ओरली मिल्क ले रहा है उसमें आयरन नहीं होता है. द आयरन इज iron in the first month of infancy, hence breast milk alone meets iron needs of infants. Although iron in breast milk is low, it is very well absorbed. Iron fortified complementary food are important in maintaining the iron status of infants, especially in a situation where additional iron rich food are not offered to the infant after 6 months of age. तो यहाँ पे दिया गया है कि आप बाहर से सप्लीमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन में हम जो NIN जो रिकमेंड करता है उसमें दिया गया है कि वो स्टोर रखता है टिल 6 मंथ. उसके पास इतना स्टोर रहता है बच्चे के पास कि वो उसको मेंटेन कर सके. बट आफ्टर 6 मंथ हमें आयरन का सोर्सेस देना चाहिए फूड के थ्रू.
Now, vitamins, the requirement of both classes of vitamin, both classes means water soluble and fat soluble. ये दोनों का मेंशन रहना चाहिए डेली डाइट में. लाइक यू कैन गिव एनी फ्रूट टू इन्फेंट. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. इट इज 7:56. कुछ क्वेरी है तो पूछिए. बच्चों में जो जनरली डायरिया होता है वो जनरली अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है. बच्चे जो नीचे की चीज़ें उठा के मुंह में डालते हैं जनरली उसकी वजह से होता है. तो अगर हम वो मेंटेन करें तो उसको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा. एंड थोड़ा हल्का फुल्का इन्फेक्शन होना इज फाइन, क्योंकि बॉडी भी रेडी होती है उन बैक्टीरियाज के लिए. एकदम आप हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे, बिना कुछ मुंह में नहीं डालने देंगे, तो फिर भी बच्चे में क्या होगा, फाइट वो उसके लिए रेडी नहीं होगी बॉडी बैक्टीरियाज के लिए. तो इंडिया के इन्वायरमेंट में अगर बच्चा रह रहा है तो इंडिया के सराउंडिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा. वहाँ की चीज़ों के लिए फेमिलियर होना पड़ेगा. बच्चा प्लांट्स के बीच में जाए, बच्चा ग्राउंड्स में खेले, ये सब चीज़ें बच्चे को बचपन से ही उसको इन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. अगर बच्चे को बचपन में ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रखा गया तो वो फिर इम्यून हो जाते हैं, बच्चे फाइट करना सीख जाते हैं. तो बड़े हो गए उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता. शुरू के कुछ महीने ज़रूर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके WBC बहुत कम होता है. लाइक फर्स्ट आप 8 महीने 9 महीने तक थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि उस टाइम उतना WBC डेवलप नहीं होता. लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं. उनका जो खेलने का एरिया है वो बढ़ा सकते हैं. So, अगर बच्चा बचपन में एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन लिया है तो बड़े होकर उसकी लाइफ बेटर होगी, उसका मसल बिल्डिंग अच्छा होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा. जो ब्रेन डेवलपमेंट फिजिकली जो ब्रेन डेवलप होता है वो फर्स्ट 5 इयर्स तक ही होता है. तो उस टाइम बच्चे को टिल 5 इयर्स बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आगे जाके उसको प्रॉब्लम नहीं हो. Okay, good night everyone. I'm going to end the class.